हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम कामरूप डिस्ट्रिक्ट का प्री बोर्ड का एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला है मैथ्स का। तो आई होप तुम लोग सॉल्व कर लिया है। नहीं किया तो ऑब्वियसली ये लेक्चर्स देख लो, इससे तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट का किया हुआ सॉल्व किया हुआ है, हम बस क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, साथ साथ सॉल्व करते रहेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, -3 m+1 इंटू -3 पावर 5। तो एकदम सिंपल लेवल में सॉल्व कर, अगर सॉल्विंग में जाएगा तो हम लोग को मालूम है बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर एड अप हो जाता है। 10+1+5 इक्वल टू -3 पावर 7। अब सिंस बेस सेम है तो ऑब्वियसली पावर भी सेम होगा, यानी कि m+1+5 इक्वल टू 7, विच मीन्स m इक्वल टू 7 - 6 विच मीन्स 1, यानी कि इसका ऑप्शन बी। ओके, नंबर 2 देखता है क्या बोला है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट और वेरी बिग नंबर इज k इंटू 10 पावर m। अगर तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ऐसा लिखता है 2.1 इंटू 10 पावर 9, 3.4 समथिंग इंटू 10 पावर 8। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमेशा 1 से लेके 10 का बीच में है। हम लोग कभी ऐसा नहीं लिखेगा, ऐसा कभी नहीं लिखने वाला 31.4 इंटू या 0.4 इंटू, कभी नहीं लिखता। हमेशा 1 से 10 का बीच में ही रखता है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, एनीथिंग। तो यानी कि ये जो के है ये हमेशा 1 और 10 का बीच में होने वाला है। 1 और 10 का बीच में, यानी 1 या 10 से छोटा, बिकॉज हम लोग 9 पॉइंट समथिंग डेफिनेटली लिखेगा पर 10 पॉइंट समथिंग नहीं लिखता। जब मान लो फॉर एग्जांपल 10.1 इंटू 10 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1.01 इंटू समथिंग। तो हमेशा डेसिमल को शिफ्ट करेगा ताकि के का वैल्यू 1 से 10 का बीच में आए। 10 भी नहीं आना चाहिए, 1 हो सकता है डेफिनेटली, पर 1 से 10 का बीच में। तो इसका ऑप्शन सी है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के रखना, एमसीक्यू में दे सकता है। ओके, फिर नंबर 3 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर 43.123। क्या बोला है। तो पहला बात, सिंस डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है तो क्या होगा, ये रैशनल होने का चांस है। मल्टीपल ऑप्शन दिखता है, रैशनल बट डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, इरेशनल, नन। तो नन तो डेफिनेटली नहीं है, इरेशनल डेफिनेटली नहीं है। और हम लोग को मालूम है जब भी रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू फॉर्म होता है, और अगर पी बाई क्यू फॉर्म है तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n ये होना चाहिए। तो लॉजिक से तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 पावर n इंटू 5 पावर m होना चाहिए। आई थिंक या तो ये प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर हो सकता है। तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n होना चाहिए। इट इज रैशनल एंड डिनोमिनेटर हमेशा इस फॉर्म में रहता है। ओके, और अगर ये करेक्ट है तो लॉजिकली फिर नन ऑफ दिस होना चाहिए, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, बिकॉज पावर सेम होगा ये जरूरी नहीं है। पावर सेम रख भी सकता है लॉजिक के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हम बता देता है 2.5, इसको क्या लिखिएगा 25/10, दैट मीन्स 25/2 इंटू 5। तो पावर सेम हो सकता है, बट दिस इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में पावर सेम नहीं होगा। अगर तुम कैंसिल करेगा 5 5 जा 5 2 जा 10, तो ये 5/2। तो लोएस्ट फॉर्म में पावर सेम नहीं भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, कहने का मतलब ये है। तो अगर डिनोमिनेटर में पावर सेम है दैट मीन्स इट इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। तो लॉजिकली ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही मार्क कर देना। आई होप ये समझ में आया। बिकॉज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2.51, इसको क्या लिख सकता है 251/100। मतलब 100 क्या होगा, 100 को लिख सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो तुम देख सकते हैं इसमें 2 का पावर और 5 का पावर सेम है। ओके, बट मे भी अगर तुम ये लिखना चाहता है 2.5, 2.5 क्या 25/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब इसमें डिनोमिनेटर 2 है, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म 2 पावर 1 एंड 5 पावर 0। इसमें भी 5 है पर 5 पावर 0 है, तो इसमें m और n इक्वल नहीं है। मेरा कहने का मतलब वही है। तो अगर लोएस्ट फॉर्म में ले लेता है तो जरूरी नहीं है m और n इक्वल हो, बट ठीक है हम लोग ऑप्शन ए बोल सकता है इसमें। फिर नंबर 4, राइट एक्सपोनेंट ऑफ द ट्री, यानी कि हम लोग 288 को ब्रेक करना है। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, यानी कि इसमें 3 स्क्वायर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 आ रहा है। तो 3 का एक्सपोनेंट 2 है, एक्सपोनेंट मतलब पावर पूछ रहा है। तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, 2।
एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जो सम ऑफ द एक्सपोनेंट बताओ, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 3। तो 2 का एक्सपोनेंट 5 है और 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो सम कितना होगा, 5 + 2 7। वेट अ सेकंड, मेरा व्हाइट बोर्ड स्लो हो गया। सॉरी, हम यहाँ पे रिपीट करता है। 288 को हम क्या लिखा है, 2 पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। अब तो 2 का एक्सपोनेंट 5 है और 3 का एक्सपोनेंट 2 है, ये 2 का पावर है, ये 3 का पावर है। एग्जाम में क्या पूछेगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा जा सकता है। तो किसका एक्सपोनेंट, जो भी अवेलेबल है, यानी 5 और 2 का सम विच इज 7। तो एग्जाम में एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन डी। चलो अब 5 नंबर देखता क्या बोला, two numbers are in the ratio 15:11. Okay, fine. If HCF is 13, then the number will be. अब देखो ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर अगर let the two number be 15x, 11x. ओके, अब देखो अगर हम इस इन दोनों का HCF क्या, ये बताओ, इन दोनों का HCF क्या होगा, 15x एंड 11x का बताओ। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग देखिएगा इसमें कॉमन x आ रहा है, इसमें कॉमन x आ रहा है, यानी कि HCF इज x। बट क्वेश्चन में बोल दिया HCF इज 13, यानी कि x का वैल्यू 13। तो टू नंबर्स क्या होगा, 15 इंटू 13 एंड 11 इंटू 13। ओके, तो 15 इंटू 13 करके देख लो क्या हो रहा है। 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 4 5 1 5 9 1 195। एक तो ऑप्शन ए आने का चांस है या ऑप्शन बी। अब 11 इंटू 13 कर लो, 1313 143, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसमें तुमको पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये सब मत करना। सीधा लॉजिक से देखो, लेट द टू नंबर्स बी 15x एंड 11x। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है, x, बिकॉज x ही है जो इन दोनों में कॉमन है। 15 और 11 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 15 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो हम लोग वो भी लिख लेता। तो 15 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है। इनडायरेक्टली x का वैल्यू 13 तुमको दिया हुआ है, तो डायरेक्टली तुमको x का वैल्यू मिल गया। तो ये एक अच्छा तरीका है। फिर नंबर 6 देखता है, देखो क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। अगर पुट करेगा तो माइनस ऑफ माइनस 2 बाई p विच इज 2। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, c बाई ए विच मीन्स 3p बाई p। p और p कैंसिल इक्वल टू 3। अब हम लोग p क्यों कैंसिल कर सका है, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p है विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग को मालूम है हाईएस्ट पावर कभी जीरो नहीं होता, तो p कभी जीरो होगा नहीं, एंड हेंस p कैंसिल हो गया। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये सॉरी हम कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये 2 बाई पी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हम निकाला 2 बाई पी, अल्फा बीटा 3 निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3p implies p इक्वल टू 2 बाई 3। तो ऑप्शन बी। आई होप सबको समझ गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल 10, जीरोस आर इक्वल मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये एक है। ओके, या फिर एक और चीज तुम बोल सकता है, जीरोस कब इक्वल होता है, जब इस टाइप का फॉर्म में आ जाए, x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वेट अ सेकंड, अच्छा। ठीक है रुको। अब देखो ऐसे कहने का मतलब यही फॉर्मेट में तभी इक्वल जीरोस होता है, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट, पर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला, हम लोग यही यूज करता है। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब देखो बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 4ac भी पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब ए और सी दोनों पॉजिटिव हो या ए और सी दोनों नेगेटिव हो। बिकॉज हमको मालूम है प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, एंड माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होता है, यानी कि ए और सी का सेम साइन होना पड़ेगा, हेंस ऑप्शन सी।
तो इक्वल रूट्स इक्वल जीरोस बोल दिया, इसलिए यहाँ से यूज किया। आई होप समझ में आया होगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम का। हम लोग मालूम है पी एक्स क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ऑप्शन सी, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम फिर से बोल देते हैं इसको सॉल्व करके फायदा नहीं है। हम लोग क्या निकालेगा, इसमें से सम निकाल देता है। सम ऑफ जीरो सीज देखिएगा, तुम देखिएगा -7/1 विच इज -7। अब बस ऑप्शन में चेक करो कि इसमें सम -7 आ रहा है। तुम ऑब्जर्व करेगा 2 + -5 ये -3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 2 + 5 7 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। -2 -5 -7 आ रहा है, तो ये एक चांस है, बट ऑप्शन डी को भी क्रॉस चेक करना है। -2 + 5 3 आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। यानी कि विदाउट सॉल्विंग हम बस सम ऑफ जीरो से इसको क्रॉस चेक कर लिया। अगर मल्टीपल चॉइस आता, मान लो 2 ऑप्शन सही होता, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी क्रॉस चेक करता। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम बच जाएगा तुम लोगों का। तो सम ऑफ जीरो -7 आ रहा था, तो बस ऑप्शन में चेक किया कि किसका सम -7 आ रहा है। ओके, अच्छा ये एक चीज ध्यान रख लेना। ओके, तुमको सॉल्यूशन दिया हुआ है x = 2 y = -3, पूछ रहा कौन सा लीनियर इक्वेशन है। कोई बात नहीं, बस वैल्यूज पुट करो, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3 बैठाओ। सपोज 2 + -3 -1 आ रहा है, ओके फाइन। अब इसमें भी बैठा के देखते हैं, 2 × 2 -3 × -3 यानी कि 4 + 9 ऑब्वियसली कितना 13, तो 5 नहीं, -5 नहीं आ रहा है, ये गलत। सिमिलरली बी में भी बिठाना है, सी में भी बिठाना है, डी में भी बिठाना है। ओके, तो हम पहले डी में बैठा के देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे डी में टिक किया हुआ है। 2 4 × -3 यानी 2 + 12 14 आ गया, वेरी गुड। 5 × 2 माइनस y का जगह -3 -13 10 + 3 -13। तुम ऑब्जर्व करेगा ये जीरो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। हम बी और सी क्रॉस चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तुमको बस ऑप्शन में बैठाना है, हर एक को सॉल्व मत करने बैठना, बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। तुमको एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट पुट इन द ऑप्शन। ओके, अब बोला द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 यहाँ पे क्या है 2 और a2 क्या है यहाँ पे k, यानी कि 2/k नॉट इक्वल टू b1 यहाँ पे 3 b2 9 3/9 3 1 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 6 नॉट इक्वल टू k, यानी कि k कैन नॉट बी 6, कैन नॉट बी 6, तो ऑप्शन ए। हाँ ये बहुत अच्छा है, इसमें हम की पॉइंट्स बता देता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, डेफिनेटली रिपीट होने का चांस बहुत हाई है। देखो x = 0 एंड x = 5, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, x = 0 एंड x = 5 पैरेलल लाइंस हैं, एंड सिंस these two are parallels that means they have no solution, ऑप्शन सी। तो हम पहले बता देता है, अगर x = a एंड x = b है तो these two are parallel, या फिर y = a एंड y = b है then these two are also parallel, इन दोनों का हमेशा नो सोल्यूशन ही आने वाला है। बट अगर एग्जाम में ऐसा देता है x = 2 y = 3, तो ये एक पॉइंट बन गया, मतलब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2,3 पॉइंट में, तो ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। अगर एग्जाम में आता है याद रखना, ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन है। अगर दोनों वेरिएबल सेम है, अगर दोनों वेरिएबल सेम है दैट मीन्स नो सोल्यूशन, अगर दोनों वेरिएबल अलग है दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन, ये ध्यान रखना। ओके, यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन जो भी है, तो ये एमसीक्यू में डालने का चांस पूरा हाई है बोर्ड में। दोनों वेरिएबल सेम है तो नो सोल्यूशन, और दोनों वेरिएबल अलग है लाइक एक्स, एक एक्स एक वाई है, तो यूनिक सोल्यूशन। ये अटेम्प्ट किया था तुम कृष्णा? हाँ कृष्णा, हाँ या सही बात ना ये तुम्हारा? हाँ हाँ, हम तो नंबर सी मारा वेरी गुड। और ये 12 पता है ना का। अलग अलग होने से यूनिक होता है, ध्यान रखना, आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ अब देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, एकदम सिंपल है, तुमको ऑप्शन सॉल्व नहीं करना, खाली ऑप्शन से भी देखना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालता है। सम अगर तुम ऑब्जर्व करेगा -b/a विच इज -2/1 = 2। अब ऑप्शन में जीरोस है, खाली सम निकाल के देखो, m+m+2, तुम ऑब्जर्व करेगा ये कभी भी m कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी क्या देखो, m प्लस माइनस ऑफ m+2, प्लस माइनस माइनस, तो -m -2, mm कट गया -2 आया, बट हमको सिर्फ 2 चाहिए,
तो ये भी गया। सी में देखो प्लस करके देखो माइनस एम प्लस टू, देखो एम और एम कट गया, सिर्फ टू आया। दैट मीन्स ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। तुम डी में भी क्रॉस चेक कर लो, पर देख के पता चल रहा नहीं आने वाला। तो जब भी रूट्स या जीरोस आता है, ऑप्शन से ही क्रॉस चेक करना है, सम या प्रोडक्ट, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इफ द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देन, इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बी का जगह टू है तो टू स्क्वायर, फोर डॉट ए का जगह ए ही है और सी का जगह भी ए है, इक्वल टू जीरो। तो फोर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर, फोर फोर कैंसिल, वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि ऑप्शन डी। एकदम इजी क्वेश्चन था। ओहो, ये तो बहुत डायरेक्ट दिया। मैच द फॉलोइंग, क्या बोला, रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो तुम वहीं से निकाल के देखो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5। तो अल्फा प्लस बीटा 3.5, वन का आर, तो बस देखो वन का आर किस में है, तुम ऑब्जर्व करेगा वन का आर सी या डी में है, मतलब इन दोनों में से ही एक सही है, सबका निकालने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। अब अल्फा बीटा निकालता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, व्हाट इज सी, -5, तो -5/2 विच मीन्स -2.5, यानी कि टू का पी, टू का पी यानी कि ऑप्शन डी। तो तुमको बेकार का वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा टाइम निकाल के टाइम वेस्ट करना नहीं है, ओके। बट हम यहाँ पे निकाल के दिखाता है, क्यों, एग्जाम में निकालने दे सकता है। तो व्हाट इज वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, नथिंग, जस्ट एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तुम निकाल चुका 7/2, अल्फा बीटा निकाल चुका -5/2, टू टू कैंसिल, -7/5। अब इसको डेसिमल में लेगा तो आई होप यही आने वाला है, 1.4। तो बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में निकालने दे सकता है, फाइंड आउट करने दे सकता है, तो ये स्किप मत करना। 16 देखते हैं, चलो क्या बोला, इन एपी कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 3, तो हम नीचे सॉल्व करें, a5 माइनस a7, a5 का जगह बैठा देगा a प्लस 4d माइनस a प्लस 6d, बिकॉज a7 है, ब्रैकेट हटाता है, a प्लस 4d माइनस a माइनस 6d, a कैंसिल, 4d माइनस 6d इज -2d। अब d का वैल्यू तुमको 3 दिया हुआ है, तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -6, यानी कि ऑप्शन सी एकदम डायरेक्ट है। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है n+1/2, ये याद रख लेना एमसीक्यू आने से। हालांकि ये एपी फॉलो कर रहा है, हम एपी से भी बता देगा, पर ये होता है n+1/2, जहाँ पे n का वैल्यू है 100, 100 इंटू 100+1/2, और कैलकुलेशन करेगा तो आई गेस 5050 आना चाहिए, है ना कृष्णा। हाँ। पर चलो एपी से बता देता है, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर ना, चलो हम करके दिखा देते हैं कैसे करना है एपी में, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो सम मतलब क्या, 1+2+3+ डॉट 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 अप टू 100। तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, और कॉमन डिफरेंस देखो, 2 माइनस 1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज ऑल्सो 1, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 100, ओके। और तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे लास्ट टर्म भी 100 है, तुमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला क्या है, S100 इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 100/2 फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 100, और तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं यही है, बाकी कैलकुलेशन है तुम लोग कर लेना, 5050 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या बोला, मैच द फॉलोइंग, अगेन सिंपल है, विद देयर कॉमन डिफरेंस। चलो पहले इसका कॉमन, पहले हम लोग सिंपल वाला का निकालता है, इसका निकालता है -4 और 0, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -4, यानी कि 2 का p, अब देखो 2 का p किस किस में है, 2 का p सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। अब देखो तुम्हारा टाइम बच गया, तुम सबसे सिंपल वाला कैलकुलेशन उठाया और क्रॉस चेक कर लिया, तो तुमको 1 और 3 में टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं बचा। तो इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करना टाइम बचाने के लिए, तुम तीनों देखा, जो सिंपल था पहले उठाओ और मैच करो, तो तुम देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2 का p, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुमको 1 और 3 क्रॉस चेक करना ही नहीं है।
19 क्या बोला है? फॉर विच, अच्छा ये तुम्हारा ऑब्वियसली कैपिटल बी कैपिटल सी है, ए बी सी, ई एफ, ई एफ। हमको मालूम है ई एफ पैरेलल टू बी सी कब होगा, ये बीपीटी थ्योरम है, कब होगा? ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। तुमको बस चारों ऑप्शन में ये रेशियो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल चलो ऑप्शन, हम सबसे सिंपल वैल्यू लेगा ऑप्शन डी। देखो ए ई बाई ई बी यानी कि 4/5 इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ यानी कि 6/7, ये डेफिनेटली इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन डी गया। फिर सिंपल उठा लो, एक काम करता है बी वाला, ए ई बाई ई बी मतलब 4/4.5 इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी मतलब 8/9। अब अगर तुमको पता नहीं चल रहा तो क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, ये बताओ क्या होगा? ये भी 36 ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो। ये तो आंसर इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, खत्म। तुमको बाकी क्रॉस चेक करना ही नहीं है, हम बस सिंपल सिंपल वैल्यू उठा रहा है जो हमको दिख रहा है सिंपल। तुम एक और तरीका से देख सकता है, वी कैन राइट 4.5 एस 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया 8/9 इक्वल टू 8/9। तो कुछ खास किया नहीं है, बस डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था, दोनों सेम ही है, तो ऑप्शन बी सही है। तुमको बस वैल्यू बैठा के देखना है। इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, तुमको ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, जब ये रेशियो का कॉमन एंगल यानी कि मिडिल एंगल या इन दोनों का इन दोनों साइड से बीच वाला एंगल इक्वल होगा। तो बीच वाला एंगल कैसे पता लगाएगा? तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस देखना ए बी और बी सी में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। तुम देखिएगा ए बी और बी सी में कॉमन बी है, यानी कि एंगल बी। डी ई और एफ डी में कॉमन कौन है? डी, यानी कि एंगल डी। तो यही दो कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि ऑप्शन बी, खत्म। ये भी एकदम स्टार करके रख लो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने का चांस पूरा हाई है। ये भी है और ऊपर वाला भी है, सिमिलर क्वेश्चन आता है। तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, कोई भी साइड हो सकता है, तुमको बस कॉमन एंगल देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन एंगल है वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कॉमन अल्फाबेट है। ओके, हाँ 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो पहले हम क्या करेगा, ए और बी का मिड पॉइंट निकालता है। आई होप सबको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है। ए कोमा बी ये मिड पॉइंट है, इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए कोमा बी इक्वल टू, अब देखो हम रेड पेन ले लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो तुम ऑब्जर्व करो x1 प्लस x2 मतलब 10 प्लस k/2 -6 + 4/2। तो जब कंपेयर करेगा तो पता चल गया a इक्वल टू क्या है, 10 प्लस k/2 एंड b इक्वल टू ये बन जाएगा -2/2 इक्वल टू -1। तो तुमको ए बी का वैल्यू मिल गया, पर क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालने दिया है। कैसे निकालेगा, इस इक्वेशन में पुट करके। तो क्या दिया हुआ है, a-2b इक्वल टू 18, ए का जगह 10 प्लस k/2 माइनस ट्वाइस बी का जगह -1 इक्वल टू 18। देखो 10 प्लस k/2, ये माइनस माइनस +2 हो गया इक्वल टू 18। अब +2 को इधर आएगा तो -2, यानी कि 18 - 2 16। सो 10 प्लस k इक्वल टू 2, 16 जा 32, सो k इक्वल टू 22, ऑप्शन डी, खत्म। एकदम सिंपल था मिड पॉइंट यूज करके। तो हम इसको रब कर रहे हैं, किसी को कैलकुलेशन में एरर है तो वापस से बैक करके देख सकता है। अब इसमें आता है क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एकदम सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x,0। यहाँ पे दो पॉइंट क्या है, -4,3 2, -6। तो ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। और हम मान रहे लेट द रेशियो भी k:1। ऑब्वियस बात है सेक्शन फॉर्मूला यूज करेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2।
हमको क्वेश्चन में रेशियो निकालने दिया है। तो अब यहाँ पे हमको मालूम है x तो हमको पता नहीं है, पर y का वैल्यू 0 पता है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेगा। तो 0 इक्वल टू m1 का जगह k प्लस 1, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। अब पुट कर देखो m1 यानी k इंटू y2 क्या है, आ गया क्वेश्चन, y2 -6 है, प्लस m2 1 है और y1 क्या है मेरा 2। तो 0 इक्वल टू -6 प्लस -6k प्लस 2 बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू एनीथिंग इज 0 इक्वल टू -6k प्लस 2, सो 6k इक्वल टू 2, सो k इक्वल टू 2 बाई 6 यानी कि 1/3। सो रेशियो क्या हो गया 1:3, ऑप्शन सी। थोड़ा सा सॉल्विंग है, डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्विंग देगा ही, क्योंकि 45 एमसीक्यूज दिया है, ऑलमोस्ट मान लो 1.5 घंटा है, तो मेरा हिसाब से इतना कैलकुलेशन देना बनता है, वरना सब वन वर्ड देगा तो फिर बचा ही क्या मैथ्स में। मैथ्स में कैलकुलेशन ही देना पड़ेगा, सब वन वर्ड क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो ये चीज़ अच्छा है, तुम लोग को डिटेल नहीं लिखना पड़ रहा है, तो काफ़ी टाइम बच रहा है। 1.5 घंटा 45 एमसीक्यूज बहुत है, अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेगा एनफ है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब हम। अच्छा, और एक चीज़, कभी कभी क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स निकालने देगा तो अब तुमको के का वैल्यू पता ही है, बस यहाँ पुट कर दो, मतलब रेशियो पता चल गया 1:3। तो m1 1 है, m2 3 है, बस यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। ओके, दे सकता कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट 23 जाता है, 23 बहुत ईजी है, देखो क्या बोला, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, मतलब 4 sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 3, विच मीन्स 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। बस खत्म, और कुछ नहीं जाना। अब इसका वैल्यू निकालता है, इम्प्लाइज हम क्या कर रहे हैं, 4 sin थीटा का जगह 3 cos थीटा वैल्यू बैठा रहा है, अभी अभी निकाल के दिखा दिया, माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा का जगह 3 cos थीटा बैठा रहा है, प्लस cos थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos थीटा कितना होता है, 2 cos थीटा, एंड 3 cos थीटा प्लस cos थीटा 4 cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 1/2, विच इज हाफ, ऑप्शन सी। ओके, अच्छा अब इस केस में हमेशा याद रखना, देखो हम बोल रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें हम सॉल्व करके भी नहीं दिखाएगा, जब इस टाइप का पूछता ना, a प्लस बी का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री है, आंख बंद करके, a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री है। तो या तो a प्लस बी 90 डिग्री पूछेगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री, और कुछ वैल्यू पूछा तो देख लेता है। व्हाट इज sec a प्लस बी, sec a प्लस बी मतलब sec 90 डिग्री। अब अगर किसी को डायरेक्ट वैल्यू याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तुम cos 90 डिग्री का वैल्यू देखो। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कृष्णा, क्या होता है cos 90 का वैल्यू, क्या होता है, तुम नहीं है क्या मीटिंग में, कोई बात नहीं। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और हमको मालूम है sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थ्योरम ही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वन वर्ड था, तो ऑप्शन ए। अगर डायग्राम वाइज समझाएं, ये डायग्राम है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री होता है, और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलता है। टू पैरेलल लाइंस टचेस ए सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 26 पाई, देन ए बी इज इक्वल टू, देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा है। दो पैरेलल लाइन है जो ए बी में टच करे, ए बी, ओके, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 26 पाई, देन ए बी इक्वल टू, ए बी निकालने दिया है, फर्क ही नहीं पड़ता, ये टू पैरेलल सॉरी, ये टू पैरेलल लाइंस है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, ए बी क्या डायमीटर, तो तुमको डायमीटर निकालने दिया है। अगर तुमको रेडियस पता चल जाए, लेट द रेडियस बी आर, रेडियस पता चल जाए, काम बन गया। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पर क्वेश्चन में एरिया कितना बोला, 26 पाई, सो 26 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 26, तो आर तो रूट में जाएगा नहीं, सो आर इज इक्वल टू रूट ओवर 26, सो डायमीटर इज ट्वाइस आर, यानी कि 2 रूट ओवर 26, यही होना चाहिए।
कृष्णा आवाज आ रहा मेरा? हेलो कृष्णा, कृष्णा हाँ हाँ, तुम्हारा आंसर आया था इसका? हम आंसर तो आया नहीं, हम ऐसे ही टिक मार दिया था। मेथड समझा ना क्या किया? इसका लास्ट वाला कैसे होगा? अरे वही तो, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आर स्क्वायर 26 तो आर क्या होगा, रूट 26। अब डायमीटर क्या होता है, हाँ, ट्वाइस रेडियस डायमीटर नहीं टू होता है, वाला, हाँ हाँ। तो 2 रूट 26। पर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, आंसर ऑप्शन गलत है, ठीक है ना? आई थिंक मेरा सबसे एरर क्या होगा, ये 36 होना चाहिए था, गुड आउट। तो 36 होते क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 6। सो डायमीटर ट्वाइस आर कितना हो जाएगा, 12, गुड आउट। तो ऑप्शन गलत नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। ये 36 पाई होना चाहिए। ओके, क्लियर? हाँ। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, जो टू पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर में ही कनेक्ट करता है ना, डायमीटर में ही दो पैरेलल टेंजेंट पॉइंट बनता है। ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये भी डायमीटर है यहाँ पे, गुड आउट। रेडियस निकालो, डायमीटर निकालो। इसमें क्या बोला है, construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides 3/7 blah blah blah। अच्छा कृष्णा तुम बता सकेगा क्या करेगा? तुम B1 B2 B3 B4 B7 मार्क कर दिया, उसके बाद क्या करता है, इस B7 को किससे ज्वाइन करता है, सी। C से। तो ऑप्शन ए है ना, हाँ एकदम डायरेक्ट था ये, अच्छा एमसीक्यू था। अब दो इसको एमसीक्यू में डायरेक्टली सॉल्व करना है, क्या बोला, रेशियो निकालना है। तुम ऐसे सोचो, इसको डिटेलिंग नहीं जाना है, ये ए बी, ये पॉइंट पी, तो ए पी बाई ए बी, मतलब ए पी में 2 है और ए बी में कितना है, पूरा 5 है ना? हाँ पर तुमको पूछा क्या है, ए कितना रेशियो में डिवाइड करना, मतलब तुमको अल्टीमेटली निकालने दिया ए पी टू पी बी ओनली। तो अगर ए पी 2 है, टोटल 5 है, तो पी बी कितना आएगा, 3 आएगा। तो रेशियो हाँ। 2:3 बन गया, कोई डाउट? ओके, तुम चुप रह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा दिया, देखो हमको मालूम है सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू एरिया ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन 1 गलत सही है, ऑप्शन 2 गलत है बिकॉज 180 नहीं होता है, ऑप्शन 3 भी सही है, क्यों, 2 1 जा 2 360 डिग्री जा, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर आ गया। और 4 भी गलत है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन बी। नंबर 30 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऐसा दिखता है। अब बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, पेरीमीटर को और आर्क लेंथ को सेम समझ लेता है। अगर नेमिंग दे ए बी ओ, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ओ ए प्लस ओ बी प्लस आर्क ए बी, ये है पेरीमीटर। बहुत लोग क्या करेगा, सिर्फ ए बी लेता है पेरीमीटर को, जो कि गलत है। ए बी इज नॉट द पेरीमीटर, ए बी इज द सर्कमफ्रेंस या फिर आर्क लेंथ ऑफ द क्वाड्रेंट। आर्क लेंथ या सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों में अलग अलग फर्क है। पेरीमीटर में टोटल बाउंड्री लेता है, तो ये रेडियस को भी ऐड करना जरूरी है, कोई डाउट? ठीक है ना कृष्णा? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर, यानी कि 7/2 इक्वल टू ओ ए, रेडियस कितना बोला, सॉरी हम गलत क्वेश्चन रीड कर लिया। रेडियस गिवन है, पेरीमीटर निकालने दिया, तो पेरीमीटर इक्वल टू 7/2 प्लस 7/2 बिकॉज ओ ए ओ बी रेडियस है, प्लस ए बी हो गया आर्क। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है बिकॉज क्वाड्रेंट है, तो 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 91 जा 94 जा, ये 22/4 आया, इक्वल टू 11/2, तो प्लस 11/2। एलसीएम 2, 7 प्लस 7 प्लस 11 कितना आएगा बताओ, 25/2, यानी कि 12.5। ठीक है कृष्णा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं और एमसीक्यू के लिए भी, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है कृष्णा? हम्म। सो पेरीमीटर और आर्क लेंथ में फर्क है, आर्क लेंथ निकालने देने से सिंपली आर्क लेंथ निकालना, θ/360 इंटू 2 पाई आर। पर पेरीमीटर निकालने देगा तो ये रेडियस ऐड हो जाएगा, तो तुम ऐसे भी याद रख सकता है, पेरीमीटर ऑफ एनी एनी सेक्टर इज ट्वाइस आर प्लस आर्क लेंथ, ये भी याद रख सकता है।
तो ट्वाइस आर मतलब 2 बार रेडियस ऐड हो रहा है, प्लस आर्क लेंथ तुमको निकालना पड़ेगा। सिंस ये क्वाड्रेंट था तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1/4 इंटू 2 पाई आर, अगर तुमको पता है क्वाड्रेंट 1/4 हो जाता है पेरीमीटर का, सरकमफ्रेंस का, तो सीधा लिख सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 31 नंबर क्या बोला, जस्ट फॉर्मूला मैच करना है। सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल, तो 1 का क्यू किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में और किसी में ही नहीं है, तो एक से ही पता चल गया। तुमको मान लो सी एस ए ऑफ कोन याद नहीं है, समझ लो, तो एल का वैल्यू याद हो सकता है, एल तो ऐसा ही दिखता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब 2 का आर, 2 का आर भी एक ही ऑप्शन में और कहीं पे भी नहीं है, तो भी ऑप्शन बी है, तो कोई भी क्रॉस चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलो एरिया ऑफ ए बेस भी इजी है, बेस क्या है, सर्कल, और एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 का पी, ये 4 है, सब प्रिंटिंग एरर है ना, ये 4 है, तो 4 का पी भी एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी। मतलब तुम खाली एक ही चीज को, एक ही ऑप्शन को देख के, मैंने एक ही चॉइस को देख के ऑप्शन टिक कर सकता है, सब मैच करने का जरूरत नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सिलेंडर एंड कोन आर ऑफ इक्वल रेडियस, बेस एंड रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट सेम है, तो रेशियो निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम आर और एच लिया बिकॉज इसमें सेम रेडियस सेम हाइट है, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एच एच कैंसिल, क्या बचा 1/1/3, जो कि 3/1 बच गया, यानी कि 3:1। ओके, ये भी एनसीईआरटी है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, देखो हम बना के दिखाता है। 2 क्यूब को ज्वाइन किया है, तो देखो वॉल्यूम इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला ये होता है 125, तो साइड कितना आ गया 5, तो साइड 5, ये 5, हाइट 5 5, तो यानी कि अगर ये क्यूबॉइड को जब ज्वाइन किया जा रहा है तो क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड का द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, देखो 5 + 5 10, यही तो लेंथ बन रहा है, तो ऑप्शन सी, खत्म। ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तुमको एरिया भी निकालने नहीं दिया, सिंपली लेंथ पूछा है, कोई डाउट, इतना ही और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 34 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार्ट करके लिख लो, एग्जाम में आता ही है, आएगा कंफर्म है 34 टाइप का, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कृष्णा तुमको फॉर्मूला याद है, कौन सा था? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, वही ना, 3 मीडियम इक्वल टू मोड इंटू 2। हाँ, या तो ये फॉर्मूला किसी को याद है तो ये याद रख सकता है, या फिर 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। याद रखने का ट्रिक क्या है, 3 = 2 + 1। अब ऐसे याद रखना कि मोड का कोफिशिएंट हमें 1 होता है, मोड का आगे कुछ नहीं लगने वाला, और 3 का सामने मीडियन होता है, तो बीच में जो बचा वही मीन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, मोड का वैल्यू दिया हुआ 45, तो मोड का जगह 45, मीन का जगह इंटू 27, और 3 मीडियन को हम एम नाम दे रहे हैं, तो ट्राइस एम = 27 2 54 + 45, तो 99। अगर 3m 99 है तो m कितना आया 33, ऑप्शन बी, कोई डाउट, ठीक है ना कृष्णा। हाँ। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसका बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही, या फिर फॉर्मूला को एमसीक्यू में दे देगा, ये भी है और ये भी है, दोनों सही है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और तुम देख सकते हो सबसे ज्यादा बार रिपीट 4 हो रहा है, तो यानी कि 4, खत्म। नाउ द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 10, ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 3, ये हम ऑलरेडी क्लास में भी बताया हुआ है। मीन में अगर तुम हर एक को 3 से डिक्रीज करता है, तो न्यू मीन भी 3 से ही डिक्रीज होगा, नया मीन भी 3 से डिक्रीज होगा, तो पुराना मीन 10 था, तो नया मीन भी 3 से घट के 7 होगा। तो हम ये बता देता है कि चाहे तुम माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर जो ईच नंबर में होगा वो नया मीन में भी लागू होगा। अगर तुम ईच नंबर को 3 से डिक्रीज करेगा तो न्यू मीन भी 3 से डिक्रीज होगा, ईच नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो न्यू मीन भी 3 से मल्टीप्लाई होगा,
ईच नंबर को अगर तुम 3 से ऐड करेगा तो न्यू नंबर भी 3 से, न्यू मीन भी 3 से ऐड होने वाला है। और अगर तुम ईच नंबर को 3 से डिवाइड करेगा तो न्यू मीन भी 3 से डिवाइड ही होगा। ये कंफर्म है, तुमको इसको कैलकुलेशन करके देखने का जरूरत नहीं है। तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है कृष्णा, हाँ ये रॉन्ग बता मेरा। ये हम क्लास में बताया तो था, नोट्स में ये भी बताया था। अगर मीडियन का एक और बताया 1 2 3 डॉट 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 8 बोल दिया, इसका मीडियन 4 है। अब हम क्या बोलेगा, एक्सट्रीम वैल्यू को चेंज करके 100 ले आया, क्या मीडियन चेंज होगा? ना। तो मीडियन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, हम्म, बिकॉज मीडियंस आर अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना, चलो 37 आई थिंक बहुत ईजी है। क्या बोला है, 6 फेसेस ए बी सी सी डी बी, फाइंड अप, अच्छा ऑप्शन बोला है। ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 2 4 5 6, तो ए का प्रोबेबिलिटी 1/6 सही है। बी भी एक, बी भी 2 बार है तो 2/6 यानी कि 1/3, 2 गलत। सी भी 2 बार है, 2/6 मतलब 1/3, ये भी गलत। एंड 4 यानी कि गेटिंग डी, डी एक बार है तो 1/6, तो यानी कि 1 एंड 4 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन है। ओके, अब देखो टोटल कार्ड 52 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड निकालने दिया है। नंबर ऑफ फेस कार्ड होता है 12, देयर आर 12 फेस कार्ड। कैसे, किंग का 4 फेस कार्ड, क्वीन का 4 फेस कार्ड, जे का 4 फेस कार्ड, जैक का, तो 4 + 4 + 12 + 4 = 12, तो प्रोबेबिलिटी होगा 12/52। 12 1 जा 12 कितना जा, सॉरी 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13, ऑप्शन डी। 39 हम लोग को मालूम है जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 का बीच में लाई करता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी होता है और 1 भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी, लेस देन इक्वल एंड इक्वल। अब आता है असर्शन रीजन, क्या बोला है देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, अच्छा डायरेक्ट है। एनी राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रू या फॉल्स बताओ। फॉल्स, हम बताते क्यों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तुम भले ही ये बेस सेम हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है पर हाइपोटेनस अलग है, ये एंगल अलग है, तो कभी भी एनी राइट एंगल ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ए इज फॉल्स। अब बी देखता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, बताओ, ऐसे कर दो, तो यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, यहाँ भी दो साइड इक्वल है, तो अभी पता ही चल रहा है ये एंगल और ये एंगल अलग है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो नॉट सिमिलर, यानी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये ऑप्शन डी। इफ sec थीटा minus tan थीटा इक्वल 0 देन sin थीटा इक्वल -1, ये आंख बंद करके फॉल्स बोलो, बिकॉज तुम लोग का केस में, तुम लोग का केस में sin थीटा का वैल्यू कभी -1 हो ही नहीं सकता, तुम लोग को मिला ही नहीं नेगेटिव वैल्यू, तो ए इज फॉल्स। और हम बोला ही था a प्लस भी 90 डिग्री होता है ये जब भी आएगा, ये याद रखना, तो बी इज ट्रू, तो ए इज फॉल्स बी इज ट्रू मतलब सी, ये हमेशा याद रखना, जब भी a प्लस भी निकालने देगा a प्लस भी 90 डिग्री है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉम्पोजिट नंबर थ्रोइंग ए डाई, तो डाई क्या होता है, डाई में क्या क्या नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 3 4, सॉरी composite number simply 4 and 6, 1 is neither composite nor prime, तो 1 तो काउंट ही मत करना। प्राइम में क्या आएगा, 2 3 5 एंड 4 6 composite है, तो 2/6 1/3, ए इज ट्रू। अच्छा E1 E2 E3 आता है एलिमेंट्री इवेंट, तो सबका सम 1 होगा ही होगा, तो बी इज ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन ए, बिकॉज सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज 1। अच्छा ये एसर्शन रीजन वाला दे दिया, चलो वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices दिस इज 0, ये तो या तो एरिया ऑफ निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, या ग्राफ में पुट करके देखो ये क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। कृष्णा तुम ट्राई किया है? क्या स्ट्रेट लाइन में आ रही है? कौन सा नंबर 43? 3, हम रफली चेक करते हैं, -3/2 3 यहाँ करीब आएगा, 6 को -2 यहाँ करीब आना चाहिए,
-3,4 यहाँ करीब आना चाहिए। हमको रफली लग रहा है ये आएगा, तो मेरा हिसाब से दे आर कोलिनियर। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये ऑप्शन ए। तो अगर तुम लोगों को ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या था? तुम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में है ना कृष्णा, या नहीं है? है ना वो चैप्टर 7 के तो बता रहा है। 7.3 है ना? हाँ हाँ हाँ, है। किया था ना, तुम्हारा करवाया था तुमको। हाँ हाँ सर, हाँ, हम दिखाए ना आपको। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो एंड कोलिनियर, और कुछ नहीं। इसका बेस्ड एमसीक्यू भी आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कोलिनियर, वो भी देख के जाना। तो ये अभी हम सॉल्व नहीं करेगा, तुम लोग बैठा के देखना आंसर आएगा। पर इतना करने से बेहतर हम बेस्ट समझता है फटाफट ग्राफिकली पुट कर लो, तुमको पता चल जाएगा। अगर मान लो ये पॉइंट इधर नहीं आके कहीं यहाँ ऐसे आता तो पता ही चल रहा है तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं आने वाला है, तो इज फॉल्स, खत्म, पता ही चल जाता। तुमको देख पता एकदम डिटेल भी देखने का जरूरत नहीं है, तो बेकार का ये वैल्यू निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या बोला? इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, चलो हम बना देता डायग्राम। टीपी टीक्यू विद सेंटर ओ सच दैट पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है 123, तुमको निकालना है पी टी क्यू। ये अगर हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाए, नीचे जगह नहीं है क्या? वेट, यहाँ बनाता है, यहाँ स्पेस है। टी पी टी क्यू पी ओ क्यू, ये 123 डिग्री दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में ही, और ये याद रखना कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री ही होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये तो गायब, खत्म, 90 90 गया। तो अब ये बचा ये दो, तो ये दो भी सम 180 होना पड़ेगा। तो अगर ये 123 है तो ये क्या होगा? 180 माइनस 123 कितना आना चाहिए? 57, 57, यानी कि इट इज ट्रू। OTPQ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या तुम ये एग्री करता है OTPQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? अब देखो, साइक्लिक क्वाड्रिल क्या होता है? जहां पे सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल टी प्लस एंगल ओ 180 है, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री, 180 है, तो ये डेफिनेटली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं किया इसको, हम लोग सॉल्व क्या किया है? सर्कल का कॉन्सेप्ट, जो सर्कल का हम लोग थ्योरम यूज किया वैसे सॉल्व किया। वो सॉल्व करने के बाद पता चला चाहिए साइक्लिक है, तो यहाँ पे साइक्लिक का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया हम लोग, ठीक है ना? That's why it is not a correct explanation. Option B. Two circles touch each other externally. Fine, ये भी सिंपल है, उसमें मिला ही है, हम ऊपर बनाता है ये, ठीक है ना? ये भी एनसीईआरटी है। ये रहा। फिर क्या बोला? इफ देयर रेडियस आर 10 and 4 देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, एकदम सिंपल। इसका रेडियस 10, इसका रेडियस 4, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हुआ? 10 प्लस 4 विच इज 14, खत्म, यानी कि ट्रू। When two circles touch externally, the distance between their center is equal to difference of their radii, गलत, हम लोग अभी भी सम निकाला है, सम ऑफ द रेडियस निकाला है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी आना चाहिए, ऑप्शन सी। इसी के साथ कामरूप डिस्ट्रिक्ट खत्म। तो कृष्णा तुम्हारा कितना राइट हुआ था तुम्हारा एमसीक्यू में? तो अगर मेरा एमसीक्यू 3 रॉन्ग हुआ। बाकी सब राइट हुआ है, हाँ। वेरी गुड, अच्छा है। तो हम यही बोलेगा, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू था। तो हम देखते कोशिश करेगा जो और भी तीन चार डिग्री तीन चार डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू सॉल्व कर ले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ताकि तुम लोग का हेल्प हो जाए। ओके, तो कमेंट में व्यूज देना और बताना कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सॉल्यूशन तुम लोग को चाहिए एमसीक्यूज का, तो हम पर्टिकुलरली उसी का बना देगा। ओके, थैंक यू।